हेलो एंड वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड किया हुआ है। सेकंड पार्ट में डायग्नोस्टिक टूल्स क्या क्या होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जिससे आपको 100% कंफर्म कर दिया जाए कि ये सर्वाइकल की ही प्रॉब्लम है और इसमें किन किन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो चुका है, और इसकी डायग्नोसिस के बाद क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक फिजियोथेरेपी आप किस तरह से ले सकते हैं, और अगर फिजियोथेरेपी से बात नहीं बनती है तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर फिजियोथेरेपी के साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी नेचर ऑफ पेन सिविरिटी कितनी है। सो डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यह है कि एक्सरे, प्लेन एक्सरे, और स्पेशली एक्सरे की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, जिसमें आपका बोन की क्वालिटी भी अच्छी दिख जाए, बोन के स्ट्रक्चर अच्छे दिख जाएँ, उसके मार्जिन अच्छी दिख जाएँ, आपकी जो एक सर्वाइकल की कर्व होती है, नेचुरल कर्व होती है, वो बेहतर दिख जाए। सर्वाइकल के जब एक्सरे करते हैं तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में ही करें सर्वाइकल के केसेस जो होते हैं ना, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन हो, अ, जहाँ पर कि बैठ नहीं सकता पेशेंट, तो उनको लेट करके करनी चाहिए। अदरवाइज़ जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसमें देखते हैं हम कि हाँ, इसको हम किस तरह से दे सकते हैं जिसमें कोई मिस डायग्नोसिस ना हो, तो वो है कि आप सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में ही एक्सरे लें। एक्सरे उसके साथ साथ में एमआरआई स्कैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें एक्चुअली अंदर की चीज़ें पता चल जाती है 3D और 4D डायग्राम से, कि आपके डिस्क किस लेवल तक ख़राब हुए हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इन्वॉल्व हैं, और किस किस लेवल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वेदर वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हो। अ, इतने जो चीज़ें हैं ये डायग्नोसिस के लिए वो ज़रूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुछ बेसिक मूवमेंट टेस्ट होते हैं जो हम करके देखते हैं पेशेंट में। जैसे न्यूरल स्ट्रेच टेस्ट है जिसमें पता चल जाता है कि नर्व पर कितनी प्रेशर है। वर्टिकल कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं जिसमें हेड के ऊपर से प्रेशर देते हैं, तो आपको उस तरह से एक सिम्टम दिखता स्टार्ट होता है दिखना कि हाँ, आपको गिडनेस स्टार्ट हो गई, आपको चक्कर आने स्टार्ट हो गए, आपको नॉसिया वोमिटिंग फील हो रही है। अ, कुछ कंडीशन में ये सारे टेस्ट नहीं करते। अगर पेशेंट एक्यूट हो और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में हो तो नहीं करते, इसे अवॉइड करते हैं। और पेशेंट भी कंप्लेंट करता है अपनी तकलीफ़ को, तो जो एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उससे भी डायग्नोसिस हो जाती है। प्रोविज़नल डायग्नोसिस तो बना ही देते हैं कि पेशेंट को किस तरह से सर्वाइकल की पेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेक में पेन होती है, नेक से पीछे ऊपर की तरफ पेन होती है, नेक के नीचे की तरफ पेन होती है, बाजू की तरफ पेन जाती है, शोल्डर में पेन जाती है। कुछ पेशेंट में माइग्रेन जैसी पेन होती है या माइग्रेन पेन भी होती है सर्वाइकल के साथ में। हेडेक होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। आपके आँखों में हल्की-हल्की दर्द होती है, आपके कानों में झंझनाहट सी होती है, या फिर उसमें बजिंग साउंड भी फ़ील होते हैं कभी-कभार जब सीवियर सीवियर स्टेज ऑफ सर्वाइकल चला जाता है तो। और नमनेस होना और पावर का कम होना ये बिल्कुल एक थर्ड स्टेज या क्रोनिक स्टेज का इंडिकेशन है, जहाँ पर कि आपके नर्व रूट्स काफ़ी दब रहे हैं, आपके नर्व अंदर से काफ़ी प्रेशर में है। सो इस केस में किस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, ये फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत अच्छा आता है और ज़रूर उनसे सलाह लेनी चाहिए। कुछ खास प्रेजेंटेशन है, जैसे कि कोई सिम्पटम नहीं है ऐसे पेशेंट को कि उनको सर्वाइकल है, लेकिन फिर भी उनको नौसिया वोमिटिंग जैसे फीलिंग या फिर मन में चलना ऐसा होता है। तो क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत है कि इसके साथ-साथ में क्या-क्या तकलीफ़ें हो सकती है पेशेंट को, और इसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ बेसिक डायग्नोसिस जो है उसमें मैं ये फ़ील करता हूँ कि बोन की क्वालिटी कैसी है, आपके मसल्स कितने पावरफुल हैं, कितना ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग 5 है या ग्रेड 5 है या नहीं, आपकी बॉडी
आपकी जो पोस्चर हो कैसी है, आप किस तरह के काम करते हैं, ऑक्यूपेशन कैसा है आपका, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में। अ, कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं पेशेंट को जहाँ पर माइग्रेन के साथ में हेडेक होती है, तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी के पास में फिजियोथेरेपिस्ट के पास में काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट हैं। और माइग्रेन का भी ट्रीटमेंट है साथ साथ में। माइग्रेन में तो इधर राइट साइड हाफ हेड या लेफ्ट साइड इस तरह से पेन होता है, और वो ट्रिगर होती है या तो एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, एंजाइटी, ऐसे कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जहाँ पर कि एकाएक से स्टार्ट होता है। थ्रॉम्बिंग पेन होती है हेड में, जो नेक एरिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हेड में ही होता है। तो इस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट को कि हाँ, आपकी तकलीफ़ कैसी है और इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। कभी कभार पेशेंट इसमें बड़ा ही अपना कन्फ्यूजन में रखता है कि मैं सर्वाइकल का ट्रीटमेंट लूँ या फिर माइग्रेन का ट्रीटमेंट लूँ। तो माइग्रेन तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट ही कंडीशन है, और ये सर्वाइकल के साथ में हो सकती है, जिसके चांसेस 50-50 होते हैं। सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी होती है, जो सर्वाइकल के कारण से हेडेक स्टार्ट होती है, उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। वो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाती है। जो एक्सरे है और एमआरआई स्कैन है, इससे एक्चुअल पिक्चर पता चल जाता है कि हाँ, आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है, और रिपोर्ट बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाएं। और कभी कभार होता है कि पेशेंट एक्सरे करवा करके सीधा आ जाता है डॉक्टर के पास में या थेरेपिस्ट के पास में। ऐसा ना करें। जब भी आप एक्सरे करवाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग बनाएं, उसकी रिपोर्टिंग करवाएं, क्योंकि वो एक खास तरह का डॉक्टर है जो इसी काम के लिए एक्सपर्ट है। सो इसका ख्याल रखें। और जब भी आप फिजियोथेरेपी लेते हैं तो ये सोच समझ के लें कि उसमें ज़्यादा हिट एंड ट्रायल ना हो, अगर आपकी डायग्नोसिस हो चुकी है तो। लाइक कि एक ही बार में आपने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। थेरेपिस्ट जो है वो कपिंग थेरेपिस्ट भी बन जाता है, उसी समय ड्रेनेजिंग भी कर देता है आपको, उसी समय आपकी मैनिपुलेशन भी कर देता है, उसी समय आपकी कैरो भी कर देता है, उसी समय आपको फिजियोथेरेपी भी दे देता है। सो इतनी सारी ट्रीटमेंट एक ही साथ में देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डायग्नोसिस है तो टू द पॉइंट चलें, सेफेस्ट जो पॉइंट्स है वो सबसे पहले लेकर चलें, जिससे कि कुछ खराब ना हो और पेशेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इम्प्रूवमेंट उसको मिल जाए। तो ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बोलता हूँ, रेस्ट। जब भी सर्वाइकल की तकलीफ हो तो आप 2 से 3 दिन के लिए रेस्ट जरूर लें, चाहे वो सर्वाइकल बिल्कुल माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, अक्यूट हो, सब एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। सारे केसेस में 2 से 3 दिन रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। रेस्ट लेने से क्या है कि आपकी बॉडी आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। इससे आपके बॉडी को मौका मिल जाता है, आपके उस मसल्स को, उस स्ट्रक्चर को, उस पार्ट को मौका मिल जाता है हील होने का, क्योंकि ये आपके कंट्रोल की चीज़ है। तो आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। रेस्ट लेना ये आपके कंट्रोल का है। रेस्ट लें, उसके साथ साथ में आप बहुत माइल्ड टू मॉडरेट या बोलने के छोटा सा पिल्लो ज़रूर रखें सर के नीचे सोते समय। कुछ लोग सर्वाइकल होने के साथ में सर को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई सपोर्ट नहीं देते। ये बहुत ही कॉमन एक कम्युनिटी में है कि सर्वाइकल है तो आप पिलो लेना छोड़ दो। एक्चुअली जब पिलो लेना आप छोड़ देते हैं तो ये आपका जो हेड है, जिसका वजन कोई 5-6 केजी के आसपास में होता है एवरेज एक ह्यूमन बॉडी में, ये फिर रात में टिक नहीं पाता। जब आप सो जाते हैं तो ये इस वजन से ना राइट लेफ्ट हिलना शुरू हो जाता है। सो ये भी एक इंजरी का कारण हो सकता है कि जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपकी नेक बहुत अकड़ी होगी, क्योंकि रात में जब आप सो जाते हैं ना तो आपका हेड का पोजीशन कैसा होगा ये बड़ा मुश्किल है। जब आप पिलो लेंगे तो पिलो डिसाइड कर लेता है कि आपकी हेड की जो मूवमेंट है ये इसी पर टिका हुआ है, पिलो पर ही टिका हुआ होता है। और पिलो की ज़रूरत भी होती है, जितनी आपकी बॉडी की विड्थ है, जितनी मोटाई है, उसके हिसाब से तो आप नेक में सपोर्ट लेंगे ही लेंगे, और लेना भी चाहिए। पिलो बिल्कुल ना छोड़ें। एक्सेप्शन हो सकती है, एक्सेप्शन हो सकती है, और उस एक्सेप्शन को फॉलो करें। अगर डॉक्टर कोई भी अच्छा डॉक्टर जो एमडी एमएस है और आपको रिकमेंड कर रहा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास में मोर देन 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर वो रिकमेंड करता है कि पिलो छोड़ दें, और उसके साथ में कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस तरह से पिलो छोड़ने के साथ में इन चीज़ों का ख्याल रखना
अब इसके बाद आती है, रेस्ट के बाद आती है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास में ही जाता है, ऑर्थोपेडिशियन के पास में जाता है या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाता है या न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाता है सर्वाइकल के केसेस में, जहाँ पर कि उसकी पेन ठीक नहीं हो पा रही है। उसने अपने लेवल पर कोशिश किया, उनको उनके लिए मैं कुछ एक्सक्यूजेज़ रखूँगा। जिनको तकलीफ़ हुई वो सीधा डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर के 100% इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो उनके ठीक होने के जो चांसेस होते हैं वो 99% होते हैं। जो लोग डिले कर देते हैं अपने आप को, या फिर जिन्होंने खुद से ही कोशिश किया पहले आपको अपने आप को ठीक करने के लिए कि पेन किलर ले ली, थोड़ा सा हीट ले लिया या आइस लगा लिया या मलहम लगा ली, जो बहुत ही कॉमन है हमारे सोसाइटी में कि लोग खुद से कोशिश करते हैं कि मेरे को सर्वाइकल हो रहा है तो मैं ये चीज़ें करूं, और समय भी नहीं होता उनके पास जॉब के कारण से या घर के कारण से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो फॉर्मली स्टार्ट करें। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो आपको डॉक्टर्स देते हैं, तो उसको आप अच्छे ढंग से लें। और इन चीज़ों का जो मल्टीविटामिन्स का जहाँ तक मैं सवाल बता रहा हूँ आपको, तो ये कम से कम 6 वीक्स लेने चाहिए, इससे कम ना लें, 2 दिन 4 दिन ना लें। पेन किलर जब भी लेते हैं तो जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उतना ही डोज में लें और उतना ही इंटेंसिटी में लें। इंटेंसिटी करने का मतलब है कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि सुबह शाम लेना है तो आप सुबह शाम ही लें और पोटेंशियल उतना ही रखें, क्योंकि अगर उससे कम करेंगे तो काम नहीं करेगा वो। अ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट सीरियस फील करता है, लाइक कि उसको चक्कर आना, जैसे उठ रहा है उसको घटाएगा हो रही है, तो ये बड़ा ही फियर फैक्टर होता है इसमें। चक्कर आता है उसे तो उसको लगता है पता नहीं मैं कहाँ गिर जाऊँ या गिर जाऊँगा, मेरे से चला नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में रेस्ट बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करें। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है मोस्टली तो रेस्ट ही है। रेस्ट के साथ में आप एंटी कन्वल्सिव जो चक्कर नहीं आने वाली मेडिसिन लेते हैं, और इसमें आपके इंटरनल ईयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और उसका भी ख्याल रखते हैं, है ना। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपको डॉक्टर इमीडिएटली दे देते हैं, जिसे वॉल्टीन दे देते हैं वो, जिससे चक्कर कम हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देते हैं जिससे आपकी सूजन कम हो जाती है नसों में। कुछ नर्वस सिस्टम के गाबापेंटिन ऐसे ट्रीटमेंट दे देते हैं टैबलेट, जो पेशेंट को इमीडिएटली ठीक करना शुरू कर देता है। और जब वो पेशेंट ठीक होना स्टार्ट हो रहा हो तो इस समय आप हिट एंड ट्रायल ना लें, ज़्यादा हिट एंड ट्रायल ना करवाएं, बार बार अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर को चेंज ना करें। कम से कम 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक, 2 या 3 हफ्ते, 21 दिन हो गए, तो जब भी किसी को तकलीफ़ होता है तो ये मान के चलता है कि मैं आज तकलीफ़ में आया तो कल मुझे ठीक हो जाना है या परसों ठीक हो जाना है। ये बड़ा मुश्किल है कि आपने किसी चीज़ को 15 दिन से लेकर के आप तकलीफ़ में थे और वो अगले 2 दिन में ठीक हो जाए। अ, हो सकते हैं आप ठीक, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आपको उतना तो समय देना ही चाहिए जितने में बॉडी की अपनी हीलिंग प्रोसेस होती है और बॉडी उस चीज़ को हील कर देता है। सो इसका ख्याल रखें, ज़्यादा हीट एंड ट्रायल ना करवाएं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आजकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको मेडिसिन नहीं लेना होता, आपके पेट खराब नहीं होते, आपकी एंजाइटी नहीं बढ़ती बहुत ज़्यादा, और आपका जो एक फ़ियर फैक्टर है कि पता नहीं मेरे साथ में क्या होने वाला है, और जो लंबी-लंबी डायग्नोसिस होती है सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और एक्स-रे की, उससे आप बच जाते हैं। हाँ, लेकिन डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस के बिना तो फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रीटमेंट नहीं देता आपको और नहीं देना चाहिए। पहले से आप डायग्नोस्ड हैं, फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास में कुछ न कुछ उस तरह से स्कैन होते हैं जिससे ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ में देखते हैं कि आपके बोन की क्वालिटी कैसी है, विटामिन D3 कितना है आपका, सीरम कैल्शियम या कैल्शियम कितने हैं आपके बॉडी में, तो बोन्स कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी उम्र कितनी है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है आपकी, डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आपको, हाइपरटेंशन तो नहीं आपको, ओबेसिटी तो नहीं है आपको बहुत ज़्यादा। इन चीज़ों का ख्याल रख कर के फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी वज़न बहुत ज़्यादा है, आपके हाइट एंड वेट और उम्र के साथ से हिसाब से, तो अपना वज़न भी कम करें, फैट लेवल को कभी कम करें, अपने मोबिलिटी को बढ़ाएँ, एक्सरसाइज़ पर ध्यान दें, जनरल बॉडी एक्सरसाइज़ पर ध्यान दें,
और साथ साथ में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फिजियोथेरेपी में बहुत ही अच्छे और सेफ टेक्निक्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं, लाइक कि जनरल बॉडी एक्सरसाइजेस, मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस, पोस्चरल केयर, आईएफटी मशीन होती है जो लगाते हैं, टेंस एक मशीन है जो लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है जो लगाते हैं, जिससे पेन कम हो जाती है, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। आज के समय में पेन को कम करने के लिए शॉक वेव थेरेपी का यूज करते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है। पेन को कम करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए लेजर का यूज करते हैं, जो मेरे ये सारी मशीन हमारे क्लिनिक में हिमवेदा फिजियोथेरेपी में है, और हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं इन्हीं मशीन के साथ में। कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करते, जो कंसल्टेंसी होती है वही हिमवेदा चार्ज करती है क्लिनिक में भी, और अगर कोई होम विजिट लेता है ट्रीटमेंट तो होम विजिट में भी एक बार फिक्स हो गए चार्जेस, तो उसमें अगर कुछ मशीन एक्स्ट्रा भी हो जाए तो हम उतना चार्ज नहीं करते, नॉर्मल चार्ज ही करते हैं। अब इसके बाद आती है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो फिर पेशेंट कैसा क्या फील करता है, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है या डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब माइनस में आ रहा है पेशेंट। जैसे पेशेंट माइनस में आए तो ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पेशेंट की तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही या फिर हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हो रही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी का, जहाँ पर कि कभी कभार हम पेशेंट को ये बोल देते हैं कि पहले तकलीफ बढ़ेगी फिर कमेगी। ऐसा नहीं होता। मेडिकल साइंस में तो इस तरह से कोई भी अ, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं कि पहले हम बढ़ाएंगे फिर कम करेंगे। यहाँ तो सीधा कम करने का ही तरीका है कि अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो चीज़ें कम होती है, अगर बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को बंद कर दें सिंपली। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। उसको हिट एंड ट्रायल में ना लाएं या फिर गलत मैसेज ना जाए पेशेंट को कि ये क्यों बढ़ रहा है। उसको सीधा सीधा पता हमें हो जाना चाहिए कि हाँ किस कारण से बढ़ रहा है, तो उसको आप रोक दें, उस प्रोसेस को रोक दें जिसके कारण से तकलीफ़ें बढ़ रही है। एक्सरसाइजेज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइजेज़ में जैसे सर्वाइकल का जो पेशेंट है उसमें नेक के मसल्स के एक्सरसाइजेज़ होते हैं, शोल्डर गिल्डल के एक्सरसाइजेज होते हैं जो नेक के साथ में जुड़े होते हैं। आपके डोर्सल एरिया, लोअर बैक भी कनेक्टेड होता है आपके सर्वाइकल के साथ में, क्योंकि जब भी बॉडी में कोई एक कर्व खराब हो तो उसका सेकेंडरी कंपनसेटरी कर्व स्टार्ट हो जाती है। आपका बॉडी जो है वो उस तरह से दूसरे कर्व को भी अफेक्टेड करना शुरू कर देता है। तो जब भी स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो आप पूरे होल स्पाइन में ही एक्सरसाइजेज थोड़े थोड़े करें, और जिस तरफ में तकलीफ़ ज़्यादा है, सर्वाइकल में अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप सर्वाइकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उस पर समय भी ज़्यादा लगाएं। एक्सरसाइजेज थ्राइस ए डे बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के दिनों में, और बहुत ज़्यादा ना करें। फटीग से आप एक लेवल नीचे ही रहें, फटीग तक ना जाएं। और थ्राइस ए डे और कैलकुलेट ये करना होता है कि आपकी उम्र कितनी है, कितना आप में ताकत है और आप उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे इम्प्रूवमेंट आया तो जब आप पेन कम हो जाती है या ठीक हो जाती है तो ये बिल्कुल ना सोचिए कि मैं फिट हो गया, क्योंकि अभी आप ठीक हुए हैं। बॉडी के इस तरह के स्ट्रक्चर जब ख़राब होते हैं तो उसको ठीक होने में 3 महीने तो लग ही जाते हैं। तो आप बीच बीच में एक्सरसाइजेज या तो रिव्यू करवाएं अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, और आप ठीक होने के बाद फिट होने वाले लेवल पर जाएं। ठीक होने का मतलब है पेन कम हो गया, आप अपने काम में चले गए, ये ठीक हो गया। फिट होने का मतलब है आप ठीक हो गए, काम में चले गए, काम में जाने के बाद भी आपको कोई पेन नहीं आई और नहीं आनी चाहिए। इसे बोलते हैं फिटनेस। अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक इसका आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट बाज रखें कि जो तकलीफ़ें मेरे को थी वो तकलीफ़ें दोबारा तो आ तो नहीं रही है, या 5% हो या 10% हो। एक्सेप्शन हो सकते हैं कुछ लोगों में कि उनकी दोबारा से तकलीफ़ें आ जाती है, अदरवाइज़ उसको आने ना दें और कोशिश ये करें कि ये पूरी तरह से रिज़ॉल्व हो जाए। और रिज़ॉल्व होने के बाद एक बार फिर से अपना बेसिक जो आपके टेस्ट हैं 4-6 महीने बाद या साल बाद ज़रूर करवाएं कि जो जो स्ट्रक्चर आपके ख़राब थे और स्पाइन जो ख़राब हो रहे थे, विटामिन D3, B12 जो कम हो रहा था, कैल्शियम कम हो रहा था, क्या ये नॉर्मल हो चुका है? अगर नॉर्मल हो चुका है तो मेडिसिन बंद कर दें, फूड सप्लीमेंट बंद कर दें, मेडिसिन भी बंद कर दें, अदरवाइज़ उसको कंटिन्यू रखें डॉक्टर्स के गाइडेंस के साथ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्वाइकल। और कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो समय के साथ में रह जाते हैं, लाइक कि किसी को सर्वाइकल है और उसमें उसकी डिस्क बल्ज हो गई है, इसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, और वो बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता, तो सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बल्ज बाहर ही है, ये अंदर नहीं आएगी, तो सेंट्रल कॉर्ड कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पर कि आपके स्पाइनल कॉर्ड ही दबनी स्टार्ट हो जाती है डिस्क के बल्ज के कारण से।
तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है। अगर आपके हाथों में पावर कम हो रहा है, वीकनेस आ रही है, आपके हाथ सूख रहे हैं, जिसको बोलते हैं एट्रोफी बोलते हैं, मस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ज़रूर लेनी चाहिए फिजियोथेरेपी। उसके बिना आप रिगेन नहीं कर पाएंगे अपने फिजिकल हेल्थ को। सो इसका ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर।